दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का 15वां भाग, जिसमें हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज तथा भारतीय राजनीति में जाति और संप्रदाय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 15। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य कौन सा नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए ये स्थानीय स्वशासन सरकार का काम नहीं है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण आवास ये स्थानीय स्वशासन के काम हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये स्थानीय स्वशासन के कार्यों में शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है। ऑप्शन है निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी काम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। इसके अंतर्गत निरीक्षण वाले कार्य, सामुदायिक विकास के कार्य और जो कार्य दिए जाते हैं उनको सभी कार्यों को संपादित करती है पंचायत समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली। तो सही उत्तर है दोस्तों मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। इसकी स्थापना 1688 में की गई थी। तो याद रखिएगा सन 1688 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। मुकामी बोर्ड, 73वां संविधान संशोधन, थुंगन समिति की सिफारिश और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसमें देखिए दोस्तों, आप अगर जो देखें तो सबसे लास्ट में 73वां संविधान संशोधन है, यानी ऑप्शन बी आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मुकामी बोर्ड की स्थापना, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर थुंगन समिति की रिपोर्ट और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी कितनी होगी। ऑप्शन देखिए 25,000 से 2 लाख, 20,000 से 3 लाख, 30,000 से 4 लाख या 50,000 से 5 लाख। तो सही उत्तर है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी 20,000 से 3 लाख के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना की जाती है किसके द्वारा। राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। तो सही उत्तर है नगर निगम की स्थापना दोस्तों राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की जाती है। और आप जानते हैं नगर निगम नगरीय शासन की उच्चतम इकाई है और दिल्ली को छोड़कर सभी नगर निगम राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया। भूदान, ग्रामदान, जीवन दान, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने भूदान और ग्रामदान दोनों का विचार विनोबा भावे से लिया है। और भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया गया था और जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे और भूदान और ग्रामदान का विचार उन्होंने विनोबा भावे से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक माने जाते हैं।
और 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां कौन सी हैं? मौलिक शक्तियां, संविधान द्वारा प्रदत्त, राज्यों द्वारा प्रदत्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्थानीय प्रशासन को जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा दी गई हैं और 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय निकायों की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था और आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। तो पहले नंबर पर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान और दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? इसको शॉर्ट में दोस्तों BR मेहता समिति भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है और इसकी स्थापना या बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। 1952, 1957, 1959 या 1960। तो सही उत्तर है दोस्तों 1959 में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1947 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये प्रश्न जो हम हल करने जा रहे हैं ये सामान्य अध्ययन और राजनीति विज्ञान विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं और उनका स्थापना वर्ष। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए BR मेहता समिति आप देखिए 1956 या 1957। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में गठित हुई थी। GVK राव समिति 1985 में और डॉक्टर LM सिंघवी समिति ये 1986 में गठित हुई थी। तो इस आधार पर आप सही कूट का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों का क्रम बताइए। आपको बताना है राव समिति यानी GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले BR मेहता समिति यानी सबसे पहले आएगा आपका 3, उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति 4, उसके बाद दोस्तों आएगा राव समिति यानी 1 और फिर आ जाएगा आपका LM सिंघवी समिति 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन आपका सी सही है। तो पंचायती राज से संबंधित इन समितियों का क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये समितियां ऐसी हैं कि आप इसको कहना है कि किस क्रम में। तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977। तो याद रखिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति याद रखिए 1957 में। LM सिंघवी समिति दोस्तों LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति आपको बताना है। थुंगन समिति जो है दोस्तों 1988 में।
तो इस आधार पर आप चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो समितियां बनी हैं पंचायती राज से संबंधित, उनको एक क्रम से याद कर लीजिए। सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति है, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति। तो दोनों मेहता, पहले BR मेहता फिर अशोक मेहता याद कर लीजिए। उसके बाद LM सिंघवी समिति, फिर उसके बाद जो है थुंगन समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादीकल्ली समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो देखिए दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। LM सिंघवी, सादीकल्ली, PK थुंगन समिति, ये सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही है बोहरा समिति। बोहरा समिति राजनीतिज्ञ और अपराधियों के गठबंधन की जांच करने से संबंधित है, जबकि 3 समितियां जो हैं वो पंचायती राज से संबंधित हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है पंचायती राज की स्थापना या तृणमूल लोकतंत्र, या जो लोकतंत्र का जो सबसे निचला स्तंभ है उसको भी कुछ शक्तियां और अधिकार देना। तो कुल मिलाकर पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दोस्तों, पंचायतों में सुधार के लिए जो समितियां गठित की गई, 1977 में अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और थुंगन समिति 1988 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या इंगित करता है? ग्रामीण योजना की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, शक्ति का वितरण या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करता है। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा सिद्धांत है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो बहुत ही आसान है, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन था। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो इसको हम अलग से या ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर के पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 अण तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग ग्राम सभा है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि मिली है और ये कहा गया है कि पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने की शक्ति राज्यों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर है, पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी का कार्य दोस्तों जो राज्य चुनाव आयोग है वो कार्य करता है। तो इन निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? 15, 29, 19 या 20? तो सही उत्तर है दोस्तों
29 विषय कुल शामिल हैं 11वीं अनुसूची में, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट विषय हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 11वां परिशिष्ट। दोस्तों, परिशिष्ट को अनुसूची भी कहा जाता है, तो 11वां परिशिष्ट ये पंचायतों से संबंधित है, याद रखिएगा, चाहे अनुसूची कहे या परिशिष्ट। अगला प्रश्न है नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं। नीचे से योजना बनाना यानी जो निचले स्तर पर है उनको भी अधिकार और शक्तियां देना, तो ये तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कहा जाता है। इसको पंचायती राज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्थानीय शासन किस शासन व्यवस्था का आधार है। तो सही उत्तर है स्थानीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार का समूचा प्राधिकार जनता में निहित होता है और ये जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित की जाती हैं। अगला प्रश्न है नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन है नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर या चुना हुआ आयुक्त। तो सही उत्तर है नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर होता है, और नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है और वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, लेकिन वह कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। दोस्तों, नगरपालिका एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें विशिष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है, इसकी जनसंख्या भी होती है। एक नगर निगम में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसके ऊपर नगर परिषद या नगरपालिका परिषद का नियंत्रण होता है। और नगरपालिका में 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनती है, लेकिन अगर ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाली हो तो ये निगम बन जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन है संपत्ति, वाहन, बिक्री और मनोरंजन। तो सही उत्तर है बिक्री। बिक्री पर कर जो है ये दोस्तों नगर निगम का अधिकार नहीं है, बल्कि बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा जो है कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आम परिषद, विकास अधिकारी, नगरपालिका आयुक्त या अस्थायी समिति। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, विकास अधिकारी जो है ये निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आम परिषद, नगरपालिका आयुक्त और अस्थायी समिति निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का संघटक नहीं है। ग्राम, प्रखंड, जिला और क्षेत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रखंड। ग्राम, जिला और क्षेत्र ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में आते हैं, प्रखंड इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने महीने बाद। आपको बताना है कि निर्वाचन के बाद जो ग्राम प्रधान है या सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने महीने बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद। तो सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग यानी 20% मतदाताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक आवेदन पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जाता है और जिला पंचायत राज अधिकारी 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की एक विशेष बैठक का आयोजन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए। ग्राम की सड़कों और तालाबों के निर्माण के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषकों को वित्त देने के लिए और कृषि उत्पादन के लिए। तो सही उत्तर है कृषकों को वित्त देने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए दोस्तों ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ग्राम सभा क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। पंचायत राज सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो सही उत्तर है पंचायत राज राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारिया आयोग या एल.एम. सिंघवी समिति। तो सही उत्तर है दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा इसका गठन 1986 में किया गया था। सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी और पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति देने की बात भी इसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? तो सही उत्तर है अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को द्विस्तरीय पंचायतें बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम या सरकारी उद्योग। तो मुख्य लेखा अधिकारी दोस्तों ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 2 कर्तव्य हैं। अकाउंटेंट के रूप में वह भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली रकमों पर नियंत्रण रखता है। ऑडिटर के रूप में वह संघ और राज्यों के सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इसमें नगर निगम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के कुल कितने कार्य दिए गए हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है जिस प्रकार से जो ग्राम निकाय हैं उनको 29 विषय दिए गए हैं, तो नगरीय निकायों को दोस्तों 18 विषय दिए गए हैं और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में इनका वर्णन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 40 के अलावा अनुच्छेद 243 से 243A तक कानूनी रूप में इनका प्रावधान किया गया है। पंचायतों के लिए कुल 29 विषयों का निर्धारण किया गया है जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला वित्त निगम कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहला निगम पुनर्वास वित्त निगम स्थापित किया गया था। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्यों को क्या? ऑप्शन देखिए, खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है और ग्राम पंचायत के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको निर्वाचित करती है। और अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए राज्य वित्त आयोग जो है वो उत्तरदायी होता है। और राज्य वित्त आयोग दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों को धनावंटन, वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और विभिन्न नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के बीच इसके वितरण करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों अब कुछ ऐसे प्रश्न जो भारतीय राजनीति में जाति और संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न है कि उपर्युक्त सूची को सुमेलित करिए। तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक दल हैं और उनसे संबंधित राज्य है। टीडीपी ये आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आप जानते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित है, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है और बीजेडी यानी बीजू जनता दल ये उड़ीसा राज्य से संबंधित ये राज्य स्तरीय दल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा का तत्व क्या है? चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण या संप्रदायवाद? तो सही उत्तर है जाति प्रथा का तत्व चेतनाबोध है और जाति प्रथा मूल रूप से चेतना से संबंधित है। इसी जाति चेतनाबोध के कारण कई राज्यों में संख्या के आधिक्य के कारण कुछ जातियां सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करने में समर्थ होती हैं।
तीसरा प्रश्न है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन रजनी कोठारी का है। रजनी कोठारी की बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने इस पुस्तक में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है और कहा है कि जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना और धार्मिक समानता। तो सही उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ है कि राज्य का अपना कोई धर्म न होना और राज्य किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं होता है, उसमें न तो हस्तक्षेप करता है न किसी धर्म के उन्नति में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किससे है। पिछड़ी जाति से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से या उपरोक्त सभी से। तो सही उत्तर है दोस्तों, मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। आयोग ने जाति को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 मापदंड प्रस्तुत किए थे और इस आयोग की सिफारिश पर 27% का प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था। बीपी मंडल का पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग कब गठित किया गया था। तो सन 1979 में मंडल आयोग गठित किया गया था। और कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना है जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो भारतीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जाति, क्षेत्र और धर्म निभाते हैं। ये तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1, 2, 3 भारतीय राज व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है। पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। तो दोस्तों, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण रहा है। और क्षेत्रवाद एक क्षेत्र के लोगों द्वारा दूसरे क्षेत्र के लोगों से अपने अंतर और जो है अपवंचन के आधार पर ये भावना पनपती है लोगों में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो सही उत्तर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थीं और संघ के गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों में से मुख्यमंत्री और 2 मंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है। धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व या संपत्ति के आधार पर। तो सही उत्तर है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी। ऑप्शन है 1994, 1995, 1997 या 2007। तो सही उत्तर है 1995 में। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री 3 जून 1995 को बनी थी दोस्तों। और मायावती ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 1995 से मतलब जून 95 से अक्टूबर 95 तक, फिर मार्च 97 से अगस्त 97 तक, उसके बाद 3 मई 2002 से अगस्त 2002 तक, फिर उसके बाद चौथी बार 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज तथा भारतीय शासन में राजनीति और जाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। अब तक हमने राजनीति और भारतीय संविधान तथा राजव्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा
सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये श्रृंखला अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही इतिहास की श्रृंखला को अब हम डेली कंटिन्यू करेंगे और इतिहास खत्म हो जाने के बाद उसके बाद देखा जाएगा, आप लोग जैसा चाहेंगे या परीक्षाएं जिस आधार पर होंगी उसके आधार पर हम प्रश्नों का चयन करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।